क्लासेस आने की कोशिश करिए, है ना। ऑफलाइन मत, ऑनलाइन सिर्फ तभी अटेंड करो जब बीमार हो, है ना। ऐसे में आपको लगता है ऑनलाइन में बहुत बढ़िया है, हो जाता है काम, पर सच्चाई ये है कि वन वे हो जाता है। हम आपका नहीं देख पाते। जैसे मान लो मैं कुछ पढ़ाता हूँ, कुछ आपको देता हूँ, अब आप जब उसका आंसर बनाते हैं, मैं कई बार देखता हूँ कॉपी, आपसे पूछता हूँ, वो चीज़ ऑनलाइन में नहीं हो पाता है ना। तो ऑनलाइन में तो इतने, अगर आपको ऑनलाइन रेगुलर पढ़ना है तो फिर फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं होगा, है ना। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन, कितने लोगों ने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश करिए कि ऑफलाइन ही आने का। चलो तो हम लोग यहाँ पर वर्बल एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्बल एबिलिटी में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश में बेसिकली 3 पार्ट है ना। एक वोकैबलरी वाली पार्ट है जो किसी भी चीज़ के लिए फाउंडेशन है। किसी बच्चे का अगर वोकैब वीक होता है, कमज़ोर है, नहीं पता है, तो दिक्कतें बहुत होती हैं। और आपका सबसे ज़्यादा आपको जो एफर्ट देना चाहिए अभी, वो देना चाहिए वोकैबलरी वाले पार्ट में। मतलब कुछ कॉमन वर्ड्स जो हैं वो हम हर किसी को आना चाहिए, ठीक है। तो वर्बल एबिलिटी में किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो है सिंपल वोकैब के क्वेश्चन, है ना। इसी में आपको जैसे बहुत सारे वर्ड हैं, है ना, किसकी, जैसे मान लो सपोज दैट वर्ड्स है, फ्रेजेज है, ईडियम्स हैं। आपको इन सब का मतलब नहीं पता होगा तो कैसे कैसे कर पाओगे, है ना, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं वो रहता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। किससे? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने के लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पैसेज को बनाने के लिए आपको इसमें 60% या 50% जो यूज़ है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल का है। मान लो मैंने आपको इंग्लिश में कुछ लिख के दे दिया, आप उसको कितना समझ पाते हैं, है ना। तो 50% कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है पर पैसेज नहीं बना पाता। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है तो वोकैबलरी बहुत अच्छी होती है, हर वर्ड का इंग्लिश उनको पता होता है, लेकिन पैसेज नहीं बन पाता उनसे। क्योंकि पैसेज बनाने के लिए सबसे बड़ा जो स्किल चाहिए वो क्या चाहिए? आपकी अंडरस्टैंडिंग। आप किसी चीज़ को पढ़ करके कितना बेहतर समझ पाते हैं, है ना। और मैंने आपको यह भी बताया है कि पढ़ने की आदत डालिए किसी भी चीज़ से। न्यूज़पेपर आपके पास है, कोई भी पुराना न्यूज़पेपर, 2 साल पुराना भी न्यूज़पेपर है, किसी भी तरह का बात हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मूवी से रिलेटेड, है ना, घूमने से रिलेटेड, कुछ प्लेसेस के बारे में दिया हुआ है ना। मान लो जैसे तुम्हारा कोई फेवरेट जगह हो, है ना, मालदीव्स, तो मालदीव्स के बारे में पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। और पढ़ करके, और एक चीज़ और है, ध्यान रखिएगा कि जब भी कुछ पढ़ते हैं तो उसको लिखने की कोशिश करिए। 50% इसमें जो पार्ट है वो अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, और 35% जो पार्ट है ये है वोकैबलरी का। अब कोई बच्चा जो बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होता है, जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है, उसकी यह वाली सेक्शन ठीक ठाक होती है ना। 100% वोकैबलरी देखो किसी को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, दुनिया में किसी भी व्यक्ति को 100% वोकैबलरी नहीं आता, संभव ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि ज़रूरत भी नहीं है कि आपको सभी के सभी वर्ड्स आएँ, लेकिन आपको वर्ड्स आने चाहिए, कॉन्टेक्स्ट से वर्ड की मतलब निकालने आनी चाहिए। और बाकी का 50% जो रोल है वो होता है ग्रामर का। और ये जो ग्रामर का रोल है, यह रोल बहुत ही बेसिक ग्रामर का रोल है, ठीक है, जो हम में से ज़्यादातर लोग कभी ना कभी अपने जीवन में पढ़े होते हैं। 6 क्लास, 7 क्लास, 5 क्लास में आप ग्रामर पढ़ना शुरू करते हैं। अलग बात है कि हम भूले हुए होते हैं, पर इन चीज़ों को भी हम लोग जो है धीरे धीरे करके रिवाइज करते रहेंगे। पिछले क्लास में मैंने आपको कॉम्प्रिहेंशन का 2 पैसेज दिया था, है ना। और कुछ बड़ी चीज़ नहीं, मैंने एक न्यूज़पेपर, हम में से हर व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ता है, कभी ना कभी पढ़ा है, हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो। यह वाला जो पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट, यह अगर कोई व्यक्ति हिंदी माध्यम में पढ़ा हुआ हो
तो भी उसके लिए यह सेम वेटेज रखता है। मैं गारंटी, मैं आपको हिंदी का भी एक पैसेज दूंगा, आपको समझने में दिक्कतें होंगी, ठीक है। तो यहां पर हमें जो है अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट कैसे बिल्ड होता है, इसका एक ही आंसर है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा इस वाले पार्ट को आप समझ पाएंगे, है ना। वोकैबलरी के लिए हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था, वोकैबलरी में बेसिकली वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेज होता है और इडियम्स होता है, ठीक है। आपको जो अब ये जितने भी वर्ड्स, फ्रेजेज और इडियम हैं, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक है जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड है, जिसको हम लोग बार बार यूज करते हैं ना। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम लोग बार बार यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग एक वर्ड है, बहुत बार यूज होता है। क्या इन फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड का मतलब आपको पता चल पाता है? ये बहुत जरूरी है। अगर किसी स्टूडेंट को ये जो हम लोग बार बार जो वर्ड्स यूज होते हैं, अगर आपको वो पता नहीं है तो आपको दिक्कत हो जाएंगी, है ना। तो आपको करना क्या है कि ऐसे वर्ड जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं उसको याद करना है। अगर आपको नहीं पता है तो उसको याद करिए। हम आपको कुछ मेरे पास लिस्ट है ना, जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड के हैं, वो लिस्ट में लगभग 200 से 300 वर्ड्स हैं जो बार बार यूज होते हैं। आपको उसे बिल्कुल याद करना है, पढ़ना है बार बार, क्योंकि अगर आपको देखो वर्ड्स नहीं आएंगे तो आप, सही बताऊं तो कॉम्प्रिहेंशन समझ ही नहीं, कैसे समझोगे जब इंग्लिश का शब्द ही नहीं आ रहा, उसका मतलब ही नहीं पता चल रहा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड का हमें क्या करना होता है, और इसमें बहुत भयानक शब्द नहीं होते हैं। मैं अभी आपको फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड का लिस्ट दिखाऊंगा और आप देखो, कहोगे सर इसमें से ज़्यादातर वर्ड्स मुझे आते हैं, है ना। अब दूसरा जो है कैटेगरी, वो है कि जिसको मॉडरेटली यूज्ड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज नहीं, बहुत कम यूज नहीं, मीडियम लेवल का। और एक तीसरा कैटेगरी जो है वो है लो यूज्ड वर्ड। लो यूज्ड वर्ड हम लोग नहीं पढ़ाते, है ना, क्योंकि लो यूज वर्ड जिसका बहुत कम इस्तेमाल होता है, इस वर्ड को सीखना पड़ेगा आपको कि कैसे हम इसको कॉन्टेक्स्ट से मतलब निकालें, ना। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं बात को, है ना। तो ये जो लो यूज्ड और मॉडरेटली यूज्ड वर्ड है, इसको सीखने का कई सारा तरीका है। सबसे बेहतरीन जो तरीका मुझे लगता है, अपने इतने साल से मैं जो पढ़ा रहा हूं, वो है स्टोरीज के थ्रू। स्टोरीज पढ़िए, छोटी छोटी कहानियां, और इन स्टोरीज में सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव स्टोरीज होती है वो होती हैं डायलॉग्स। क्या होती हैं? डायलॉग्स। दो व्यक्ति के बीच में, डायलॉग का मतलब क्या है? वार्तालाप। किसी दो पर्सन के बीच में जो बातें चल रही, यहां से आपको देखने में दिक्कत हो रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। किसी दो व्यक्ति, आइए, किसी दो व्यक्ति के बीच में जो डिस्कशन हो रहा है, उसको पढ़ करके और उसमें जो कुछ अननोन वर्ड्स हैं उसका मतलब निकालना है कॉन्टेक्स्ट से। समझ रहे हैं आदित्य जी? कॉन्टेक्स्ट से मतलब निकालना है, और इस चीज को हम लोग बार बार करके हम लोग इस तरह के वर्ड्स का मतलब निकालना सीखेंगे। कहने का मतलब है कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड आपको या तो आते हैं या तो आप इसको याद करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, मैं आपको लिस्ट दूंगा, आप उसको याद करेंगे। इनफैक्ट मैं आज ही आपको लिस्ट दूंगा बना करके, आप इसको याद करिए, है ना। इन दोनों के लिए मैं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिखा दूंगा कि जिन शब्दों का मतलब नहीं आता है उसको भी कैसे निकाले कॉन्टेक्स्ट से, है ना। अगर आपको ये आ रहा है जो बार बार क्योंकि अब आप सोचो ना, एक पैसेज, एक कॉम्प्रिहेंशन मान लो 200 शब्द है, अब अगर उस 200 में से आपको 100 वर्ड्स नहीं आएगा तो आप कैसे मतलब निकालोगे? कोई आप गाना सुनते हो, कोई म्यूजिक, मान लो आपकी मदर टंग हिंदी है ना, आप हिंदी गाने में भी कई सारे ऐसे शब्द होते हैं बीच में जो फारसी शब्द है, लैटिन शब्द है, फ्रेंच वर्ड डाल दिया। एक आध शब्द अगर नहीं भी समझ में आता है तो मतलब समझ जाते हैं ओवरऑल। लेकिन अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज का ही गाना है
जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं आता, एक भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा, तो क्या उस सॉन्ग को समझ पाओगे? नहीं समझ। तो फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड अगर आपको आते हैं तो आप बाकी शब्दों को कॉन्टेक्स्ट से उसका मतलब निकाल पाएंगे। और अगर आप रेगुलर क्लास को फॉलो करें, मेरी क्लास को, आपको मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आपका, हमें, आप में से किसी का भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये नहीं है और ना ही मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप इंग्लिश के मास्टर हो जाएं। हम सबका सिंपल ऑब्जेक्टिव है किसी तरह से घुड़क घुड़क के ही सही परीक्षा पास कर जाए, बढ़िया नंबर ले आए, एक बार जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ चले जाएं। काम तो वहाँ भी करना होगा, मेहनत तो वहाँ भी करनी होगी, लेकिन घुसे तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा मारा मारी किस चीज़ का है? एंटर करने के लिए। तो हम लोग इस चीज़ को फोकस करेंगे, इस बात को यहाँ पे क्लियर है? ठीक है। तो आज हम लोग स्टोरीज के थ्रू, डायलॉग्स के थ्रू हम लोग शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। कितने तरह के आपको वोकैब में किन किन तरह की चीज़ों को समझना है, वर्ड्स के बारे में सिंगल सिंगल वर्ड रहेंगे, दो या दो से अधिक शब्दों को मिला के क्या बनता है? फ्रेज बनता है। ईडियम्स में भी दो या दो से अधिक वर्ड्स होते हैं, बट ईडियम्स कैसे फ्रेज से अलग है कि ईडियम्स का जो मतलब है वो कंप्लीटली अलग हो जाता है वर्ड से। इसे हम लोग मुहावरे या कहावत जिसको कहते हैं, उसे ईडियम्स कहा जाता है। फ्रेज ऐसे वर्ड का कॉम्बिनेशन है जो हमेशा एक साथ यूज होता है। जैसे आप सब लोग कभी मैच, किसी का मैच देखने गए, आप उसको चीयर करते हो, कम ऑन राहुल, है ना, या कम ऑन, हम लोग ऐसे नाम लेते हैं कुछ, कम ऑन, क्या है, कौन सा क्रिकेटर फेमस चल रहा है अभी? विराट, छक्का लगा दे, तो कम ऑन। सो ये कम ऑन जो है, यह एक तरह का क्या है? फ्रेज है। यह दोनों वर्ड जब एक साथ, कम का मतलब होता है आना और ऑन का मतलब होता है ऊपर। क्या आप विराट कोहली को कहते हो कि फील्ड छोड़ के ऊपर आ जा? नहीं ना। तो इन दोनों शब्द को जब हम एक साथ यूज करते हैं तो इसका मतलब थोड़ा सा चेंज होता है। और ईडियम्स क्या है? एक पूरी की पूरी कहावत जैसे है ना। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं, आस्तीन का सांप हो गया। आस्तीन का सांप का क्या मतलब होता है? नहीं, तुम सब लोग हिंदी मीडियम से पढ़े, मतलब हो, हिंदी मदर टंग है, क्या मतलब होता है आस्तीन का सांप? हाँ, धोखेबाज। क्या? धोखेबाज व्यक्ति, धोखेबाज मित्र, है ना। मतलब दोस्त बन के धोखा देना, वो ज्यादा बड़ा खतरनाक चीज है ना। अब मान लो तुम सड़क पे घूम रहे हो और अपना नाम तुमने रख लिया है धोखेबाज, ठीक है, तो सामने वाला एक्सपेक्ट कर सकता है कि यार इसका नाम ही धोखेबाज है, ये धोखा देगा। लेकिन मित्र बन करके धोखा देना ज्यादा खतरनाक है ना। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे कहावतें, मुहावरे यूज करते हैं, है ना। ईद का चांद हो जाना, मतलब कभी कभी दिखाई देना, तो ईडियम्स बेसिकली उस चीज के बारे में, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड हैं उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूं, और आप कोशिश करेंगे कि इन सभी वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा वर्ड्स आप याद कर पाएँ, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि अबैंडन। अबैंडन का मतलब क्या होता है? टू गिव अप। इसका मतलब है, इसको लिखते नोट करिए, है ना। अबैंडन का मतलब क्या होता है? टू गिव अप, मतलब किसी चीज को छोड़ देना, त्याग कर देना। तो मैं इस चीज को वर्ड बाय वर्ड, हम लोग सारे वर्ड बाय वर्ड हम लोग जनरली नहीं पढ़ेंगे, इसमें आपको कई सारा करना पड़ेगा इस वर्ड्स को। इसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको हम लोग, अबैंडन का मतलब क्या होगा? टू गिव अप। मैं आपको ये लिस्ट दूंगा, आप इसको डेली घर पे पढ़िए ना। कोशिश करिए हर दिन 5 से 10 शब्द को, नए शब्द सीखने की, है ना। और ये काम आज से ही तुम लोग शुरू करो। इसमें जो भी लिस्ट मैं दूंगा फ्रीक्वेंटली वर्ड को, अगर उन सबको आप याद रखते हो ना, आप खुद अपने अंदर बदलाव देखेंगे, ठीक है। अब अबैंडन का मतलब है किसी चीज को छोड़ देना। इसका सिनोनिम्स होता है डेजर्ट। अब डेजर्ट शब्द आपको पता है इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? रेगिस्तान या मरुस्थल। बट यहां पर डेजर्ट शब्द का जो है मतलब ये भी हो सकता है टू गिव अप।
दिस इज अ डेजर्टेड हाउस। डेजर्टेड का मतलब क्या है? किसी चीज को त्याग कर देना। तो अब डेजर्ट शब्द का यह भी मतलब है, एबेंडन वाला भी सेंस है, ठीक है। इन सभी शब्दों को हम लोग कॉन्टेक्स्ट से भी निकाल सकते हैं, पर यहां पर क्या है कि आपको कुछ मीनिंग्स तो आने चाहिए, है ना। फोरसेक मतलब भी होता है एबेंडन करना, ठीक है। और लीव तो हम सब लोग जानते हैं, छोड़ देना मतलब लीव, छोड़ देना। इन सभी शब्दों के सेंस में अंतर है। ऐसा मत समझना कि जहां जहां पर एबेंडन है वहां वहां पर हम लीव यूज कर सकते। एबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, लीव का मतलब होता है जुदा होना, डिस्टेंस बनाना। जैसे आई हैव लेफ्ट माई होम, है ना, आई हैव लेफ्ट माई होम। इसका मतलब क्या हुआ? आई हैव लेफ्ट द स्कूल। कोई तुमसे फोन करके कहता है, तुम घर से निकलने वाले थे, कोई घर फोन करता है, बोलता है अरे मेरा ये वाली बुक छूट गई है, तुम लेते आना। तुम उसको कहते हो ओहो आई हैव लेफ्ट द होम। मतलब ये नहीं कि मैं दोबारा कभी जाऊंगी ही नहीं, समझ रहे हैं? लेफ्ट द होम का ये मतलब नहीं है कि मैं दोबारा जाऊंगी ही नहीं। सो लेफ्ट का मतलब होता है कि हमने डिस्टेंस बनाया, थोड़ा देर हम लोग हमारा क्या है डिस्टेंस पर, वापस हम जाएंगे। बट यहीं पर अगर एबेंडन शब्द यूज किया जाता, आई हैव एबेंडेंड माई होम, का मतलब है कि मैंने अपने घर को त्याग दिया, अब मैं दोबारा नहीं जा रहा। समझे बात को? इन सभी वर्ड्स में जो है अंतर है, और इन सभी वर्ड्स के अंतर को तभी समझ सकते हैं जब हम ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको मैं लिस्ट दूंगा, इसको मैं अभी नहीं करा रहा, आपको लिस्ट दूंगा। आपको सभी वर्ड, जैसे एवेज का मतलब होता है ह्यूमिलेट करना। ह्यूमिलेट करने का क्या मतलब है? किसी को नीचा दिखाना। ह्यूमिलेट करने का मतलब किसी को नीचा दिखाना। डिग्रेड करना, है ना। अब इसमें जितने भी वर्ड्स दिए हैं सभी आपको, इसको बार बार अगर आप पढ़ोगे ना, जैसे एक आदत बना लो, इसमें ए वाले जो वर्ड हैं देखो कितने हैं, लगभग 110 100 वर्ड्स हैं ए वाले, है ना। क्या हर दिन आप ऐसा एक रूटीन बना लो कि आज जो है ए वाले वर्ड में सभी पढ़ूंगा, है ना। एवर्जन, एविड, है ना, ऑक्सिलरी, ये सब बार बार यूज होते हैं, है ना। जितनी बार आप इसको करेंगे उतना आपको बेहतर फायदा होगा, है ना। तो इसमें जब हम लोग आरसी को पढ़ते हैं, अब जैसे देखो अगस्त 110 110 वाला जो वर्ड है, इसमें क्या है? आपने इस वर्ड के बारे में आप जानते हो, ये क्या है? अगस्त। ये एक महीना भी होता है, लेकिन इसका और भी मतलब होता है क्या? मेजेस्टिक। मेजेस्टिक में, मेजेस्टिक का मतलब होता है भव्य, है ना। भव्य मतलब एक बहुत ज्यादा, बहुत सुंदर, बहुत भव्य, बड़ा, है ना, आकर्षक, है ना। और जनरली ये यूज किया जाता है किंग के लिए। किसके लिए? हाँ, जब राजा को तुम देखोगे तो अब वो जरूरत से ज्यादा मोती पहना हुआ होता है, कष्ट होता है, बहुत भव्य, उसका सिंहासन घर बना होगा तो बहुत सजा होगा वो, जिसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से जो है हमें एक एक चीजों को जो है आपको करना है। मैंने आपको पिछले क्लास में एक पैसेज दिया था पढ़ने के लिए, ठीक है, याद है? यह एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस में 5 जुलाई को यह आर्टिकल आया था। इसको पढ़ करके अगर हम लोग समझें, है ना, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं आप समझ पा रहे हैं, है ना। अल्टीमेटली हमें वर्ड मीनिंग क्यों चाहिए? ताकि हम इन सभी चीज़ों को समझ पाए जो इसमें लिखा हुआ है। यहीं पर हमें दिक्कत होती है। तो क्या कह रहा है, एक एक लाइन को पढ़ करके और देखेंगे क्या है। पहला पढ़ो, स्टार्ट करो। आदित्य पढ़िए, कोशिश करिए, पहला वाला शब्द समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस का क्या हो रहा है ये देखो, प्रैक्टिस विदाउट इट्स फिलोसफिकल फ्रेमवर्क। कह रहा है कि योगा जो है आज के टाइम पे जो प्रैक्टिस किया जाता है वो उसके फिलोसफिकल फ्रेमवर्क के बिना ही किया जाता है। जैसे हम में से ज़्यादातर लोग योगा करते हैं, आप सब लोगों ने सुना होगा योगा
हम लोग जब, आम आदमी जब योगा करता है क्या करता है, आजकल बहुत सारा चीज़ को लोग योगा करता है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, योगा है ना, ऐसे ऐसे कर दिया ये योगा है, सांस ले लिया लंबा वो योगा है। क्या हम लोग उसके पीछे का जो फिलॉसफी है उसके बारे में जानते हैं, कंसीडर करते हैं उसको? नहीं। तो वही कह रहा है कि आज के समय पे जो योगा है वो बिना फिलॉसफी के फॉलो करते हैं हम लोग, है ना, जैसे रिलीजन को ही हम लोग फॉलो करते हैं, बिना फिलॉसफी के फॉलो करते हैं। हर धर्म में कहा जाता है बेईमानी नहीं करना है, पर हम लोग बेईमानी करने के बाद और ज़्यादा धर्म को फॉलो करते हैं, पाप करने के बाद गंगा नहा लेते हैं, है ना, कि पाप धुल जाएगा। तो आज के समय पे योगा जो है वो बिना फिलॉसफिकल बैकग्राउंड के फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। एज एनी फॉर्म ऑफ साधना, कह रहा है कि जिस तरह से साधन का हर फॉर्म, साधना जानते हो ना, साधना करते हैं जो लोग, तो यहां पर क्या इस सेंटेंस से आपको एक मतलब समझ में आया कि योगा इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ साधना? एज पर दिस पैराग्राफ क्या कह रहा है कि योगा बिना इसके फिलॉसफिकल बैकग्राउंड के प्रैक्टिस किया जाता है एज एनी फॉर्म ऑफ साधना, सिमिलर टू एनी, मतलब कि जितने भी साधना के फॉर्म हैं वो सब आज के टाइम पे बिना फिलॉसफी के फॉलो किए जाते हैं। क्या इससे यहीं से क्वेश्चन पूछ देगा, इसी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि योगा इज अ, एज पर दिस सेंटेंस योगा इज अ, पहला ऑप्शन फॉर्म ऑफ साधन, ये साधना है ना। दूसरा ऑप्शन योगा इज एन एक्सरसाइज, क्या होगा आंसर? योगा इज अ फॉर्म ऑफ साधना। और प्रोग्रेसिव मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस, है ना, प्रोग्रेसिव मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस का मतलब मेडिटेशन समझते हो, ध्यान, वो क्या बोलते हैं उसको, प्राणायाम, मेडिटेशन, है ना, उस तरह से। तो आज के समय पे लोग जो मेडिटेशन भी करते हैं तो उसमें भी फिलोसफिकल बैकग्राउंड के बारे में कुछ सोचते हैं क्या? कुछ नहीं सोचते। कैन क्रिएट इम्पैक्ट रेंजिंग फ्रॉम फिजिकल डिसेबिलिटी टू नर्व ब्रेकडाउन, कह रहा है कि अगर हम योगा को फॉलो करें बिना इसके फिलॉसफी के तो इससे हमें इम्पैक्ट हो सकता है फिजिकल डिसेबिलिटी से लेके नर्व ब्रेकडाउन। नर्व ब्रेकडाउन का मतलब है जो हमारी सोच से, नर्व सिस्टम, तंत्रिका तंत्र से संबंधित है ना। तो इसको अगर हम समराइज करें, मैंने आपको बताया था ऐसे कोशिश करिए, नहीं होता है, हम सबको पता है शुरुआत में दिक्कतें होती हैं। इस सेंटेंस को अगर मैं बिल्कुल आसान सिंप्लीफाई करूं तो इसका क्या मतलब होगा कि मैं अब इसको देखो, इसी सेंटेंस को आप सब लोग इसको लिखिए, मैं इसको आसान तरीके से लिखाता हूं। नोट डाउन, इस सेंटेंस को नोट करिए। लिख लिए? अब देखिए इसी चीज को मैं आसान भाषा में आपको लिखाऊंगा, आप बहुत बेहतर समझ पाओगे। इसको पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। योगा इज अ फॉर्म ऑफ साधना फुल स्टॉप। सिमिलर टू मेडिटेशन प्रैक्टिसेस या सिमिलर टू मेडिटेशन yoga is nowadays followed without its philosophy, फुल स्टॉप। द ऑथर, मतलब इस पैसेज का जो ऑथर है, द ऑथर आर्ग्यूज दैट this way of doing yoga or meditation, this way of doing yoga
और मेडिटेशन कैन क्रिएट फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स। नाउ रीड बोथ द सेंटेंसेस। दोनों सेंटेंस को पढ़िए एंड डिफरेंस देखिए। आपको यही चीज सीखना है कि एक डिफिकल्ट सेंटेंस दिया है उसको हम आसान सेंटेंस कैसे बना लें। दीपक समझ में आ रहा है? ठीक है, जहां पे भी डिफिकल्ट लगेगा कोई वर्ड बताइएगा, ठीक है? ऐसा नहीं, घबराना नहीं है। इंग्लिश सबका दिक्कत, सब हर लोगों का समस्या रहता है इंग्लिश में। दोनों सेंटेंस में आपको डिफरेंस पता चला, कौन ज़्यादा आसान है? जो नीचे। अब आपको यही चीज़, अब हर बार तो आप ऐसा नहीं ना पहले उसको लिख लिख के, मैं ये आपको इतनी बार कराऊंगा, पर आप अगर मेहनत करें, फॉलो करें, तो कुछ दिनों में आप खुद ही उसको उस तरीके से समझने लगोगे, ठीक है? अब देखो क्या है, पहला इस सेंटेंस को पढ़िए, अब आसान होगा थोड़ा, है ना? क्या कह रहा है? द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इज कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ टीचिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग? टीचिंग योगा फॉर इंक्लूजन इन ओलंपिक्स 2036, है ना? 5 बार पढ़िए इस सेंटेंस को, सीखने का यही प्रोसेस है। 5 बार पढ़िए इस सेंटेंस को। क्या है इसका मतलब, कौन बता सकता है? पहले सेंटेंस का यहां तक एग्जैक्ट बताइए, बताने की जरूरत नहीं है, सेंस बताइए, क्या मतलब क्या दे रहा है वो, है ना? और इंक्लूड करना चाहता है ओलंपिक 2036 में। बट कैन अ बॉडी माइंड स्पिरिट प्रैक्टिस, अब यहां पर ऑथर ने योगा को क्या बोला? माइंड बॉडी एंड स्पिरिट प्रैक्टिस, की योगा एक प्रैक्टिस है किस चीज का? माइंड बॉडी और स्पिरिट का। माइंड का मतलब आप सब लोग को पता है, बॉडी का मतलब ही पता है, और स्पिरिट का मतलब क्या होता है? आत्मा, ठीक है? तो योगा जो है आपके माइंड को इफेक्ट करेगा, बॉडी को इफेक्ट करेगा, और साथ ही साथ स्पिरिट का मतलब है विचार, हमारी जो मोरालिटी है ना, हमारा जो मन है, जो हमारी सोच है, उसको भी क्या करता है? इफेक्ट करता है, ठीक है? तो ये कह रहा है, ऑथर कह रहा है कि क्या एक इस तरह की प्रैक्टिस जो दिमाग, फिजिकल और हमारी स्पिरिट, इन तीनों को इफेक्ट करने वाली हो, क्या इसको हम लोग एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की तरह हम लोग खेल सकते हैं? क्या योगा को ध्यान से समझना, अगर योगा का कंपटीशन हुआ तो आप क्या कर पाओगे कंपटीशन में? कि कौन व्यक्ति है जो 1 मिनट में सबसे ज्यादा बार सांस ले पाए, कपालभाति, ये वाली। लेकिन योगा क्या सिर्फ फिजिकल प्रोसेस है? नहीं ना, यह एक मेंटल प्रोसेस भी है। क्या उस मेंटल प्रोसेस को टेस्ट करने के लिए कोई गेम हो सकता है? क्या कभी एक ऐसा स्पोर्ट्स बनाया जा सकता है जिसमें व्यक्ति के हैप्पीनेस को टेस्ट किया जाए, कि आज चलो 5 लोग पार्टिसिपेट किए, कि कौन कितना ज्यादा खुश हो सकता है? क्या इसको मेजर कर सकते हैं? क्या देखो, फिजिकल चीजों को तो आप मेजर कर सकते हो कि कौन अपना पैर नीचे से लेके ऊपर तक उठा ले, लेकिन मेंटल या स्पिरिट वाली चीजों को कैसे मेजर कर पाओगे? वही क्वेश्चन मार्क डाल रहा है। तो यह पूरा जो आर्गुमेंट है, आगे जो कहानी है, वह किस थीम पर आएगी? क्या एक ऐसा योगा को हम लोग एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की तरह कर सकते हैं क्या? समझ पाए बात को? अगर योगा एक सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज होता, जैसे हमारा जिम्नास्ट होता है ना, तो योगा को क्या जिम्नास्ट होता है ना ओलंपिक में, है ना? लेकिन क्या योगा सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज है? क्या योगा को सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज की तरह देखा जाना चाहिए? इसी पर पूरा आर्गुमेंट है ना? तो जब आप ऐसे तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे ना, तब आप चीजों को सीख पाएंगे, ठीक है? तो इसको एक लाइन, अब आप सब लोग एक एक लाइन का मुझे मतलब समझाइए। स्टार्ट करो आप। पहला सेंटेंस, कंसीडर द इंस्ट्रक्शन। जो शब्द का मतलब नहीं आता हो, थोड़ा सा भी डाउट हो, पूछिए।
कोशिश करो, गलत ही सही पर कोशिश करेंगे तभी तो सीखेंगे। देखो हम लोग इस वाले पार्ट को हम अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी हमारा पूरा फोकस क्या है, वर्ड मीनिंग बिल्ड करने पे। पर मैं आपको ये चीज़ सिर्फ इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है ना। सिंपल देखो, कंसीडर द इंस्ट्रक्शन ऑन योगा एज यू वुड हिंदुस्तानी म्यूजिक। बड़ा अबढब सा लग रहा है, कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, ऐसे ही सेंटेंस होते हैं एग्जाम में। यही फायदा है न्यूज़पेपर पढ़ने का। आप जब एग्जाम में जाएंगे, आपके पैसेज होंगे ना, आपको जरा सा तकलीफ नहीं होगा, खटखट समझ जाओगे, है ना। यह सेंटेंस कोई भी ट्राई कर सकता है, पहले सेंटेंस का मतलब बता सकता है। जैसा इंस्ट्रक्शन हिंदुस्तानी म्यूजिक में, जो इंस्ट्रक्शन नहीं, जिस तरह से म्यूजिक को इंस्ट्रक्शन के रूप में सीखा जाता है ना, सा रे गा मा। अब कोई व्यक्ति मान लो पहले कर दे गा सा मा रा, हो पाएगा क्या? नहीं ना। वैसा ही योगा है। योगा में इंस्ट्रक्शन है, पहले ये करना है, फिर ये करना है। अब सूर्य नमस्कार तुमने कभी किया है? कोई है आप में से जिसने कोई योगा किया हो? सूर्य नमस्कार किए हो? अब सूर्य नमस्कार में सबसे पहला प्रोसेस, पहला काम क्या किया जाता है? पहले स्टेप में हाथ जोड़ के पीछे झुकना होता है। दूसरा काम नीचे झुकना। तो मान लो कोई व्यक्ति पहले नीचे झुक जाए फिर पीछे झुक जाए, तो हो पाएगा? नहीं। वही कह रहा है कि जिस तरह से म्यूजिक जो है आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, उसी तरीके से योगा में भी क्या है, इंस्ट्रक्शन है स्टेप बाय स्टेप, है ना। अभी समझे? है ना। यहां पर कह रहा है कि जिस तरीके से यू वुड फॉलो, यू वुड कंसीडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, जिस तरह से आप हिंदुस्तानी म्यूजिक के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, है ना, उसी तरीके से आपको योगा में भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। तुमने कभी म्यूजिक बैंड में देखा होगा, एक व्यक्ति है जो ऐसे छड़ी घुमाता रहता है, क्या है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कौन सा नोड बजाना है ना। तो योगा को भी ऐसे ही इंस्ट्रक्शन के थ्रू फॉलो किया जाना चाहिए। ये ऑथर कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऑथर का है ये सब। सेकेंड लाइन को पढ़िए सब लोग। देयर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ नोट्स अंडर विच योर डिसिप्लिन इज फ्रेम्ड। कह रहा है कि योगा में जो आपकी डिसिप्लिन है उसके लिए एक नोट है, मतलब एक स्ट्रक्चर है, आपको उसको फॉलो करना पड़ता है ना। दीज आर द 8 लिम्स ऑफ योगा। यह योग के 8 लिम्ब कहलाते हैं। लिम्ब का मतलब क्या होता है? इसमें से कोई वर्ड बताइए जिसका मतलब आपको डिसिप्लिन का मतलब समझते हैं। डिसिप्लिन मतलब सॉरी, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? अनुशासन। और डिसिप्लिन मतलब एक चीज और होता है। इन सभी वर्ड्स को लिखा करिए। डिसिप्लिन हम लोग यूज करते हैं डिपार्टमेंट के लिए भी, किसी सब्जेक्ट के लिए, है ना। किस डिसिप्लिन से हैं आप, तो आप अपने सब्जेक्ट्स का नाम बताएंगे जो आपका डिपार्टमेंट है ना। समझ रहे हो? फॉरेन वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे हम लोग पूछते हैं ना आपका डिपार्टमेंट क्या है, आपका सब कोर्स क्या है, उसी तरह से फॉरेन के यूनिवर्सिटी में जाओगे, वहां पे लोग डिसिप्लिन पूछते हैं कि आप किस डिसिप्लिन से हो। तो बोलता है सर मैं इंजीनियरिंग से हूँ, मैं साइंस से हूँ, मैं म्यूजिक से हूँ ना। तो डिसिप्लिन का मतलब है वह काम जिससे आप जुड़े हुए हैं, वह फील्ड जिससे आप जुड़े हुए हैं। यहाँ पे बताया गया है कि आप जो योगा, जो आपका काम है, जो प्रैक्टिस है, वह 8 लिम्ब पर आधारित है ना। समझ रहे? सो डिसिप्लिन का मतलब यहां पर क्या है? योगा एज अ सब्जेक्ट, एज अ काम, एज अ प्रैक्टिस, वह डिसिप्लिन है ना। जैसे मान लो मेडिकल है तो उसमें होम्योपैथ एक डिसिप्लिन है, एलियोपैथ एक डिसिप्लिन है, आयुर्वेद एक डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन के अलावा क्या होता है? फील्ड ऑफ स्टडी। तो योगा जो एक सब्जेक्ट है
उसको उसको समझने के लिए उसको समझने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्म फॉलो करना पड़ेगा, और यह स्ट्रक्चर 8 लिम्ब से बना हुआ है। लिम्ब का मतलब क्या होता है? स्तंभ। जैसे हम लोग लिम्ब बोलते हैं ना, हमारे हाथ और पैर क्या हैं? लिम्स हैं। तो योगा के लिम्स कितने हैं? 8, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? अष्टांग। क्या कहते हैं? अष्टांग। तो आप अगर इस तरीके से पढ़ पढ़ के फॉलो करेंगे ना, तब जा करके आप समझ पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो ऐसे वर्ड्स को, तो आज हम लोगों को जो इसमें आपको क्या समझना है कि अब देखो, इस सेंटेंस को अभी हम लोग पैसेज नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो भी पैसेज वगैरह अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि चूंकि शुरुआती दिन है, इतने हार्ड पैसेज तो आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा कोशिश करना है ना। कठिन चीज है, आप नहीं कर पा रहे, इसका मतलब उसको छोड़ दिए नहीं, फिर तो परीक्षा देखो, आपको अल्टीमेटली क्या है? परीक्षा तो उसी दिन होना है ना जिस दिन है। तैयार हुआ नहीं हुआ, देना तो है ही। कोशिश करो। तो अभी अगर थोड़ा थोड़ा आप ऐसे पैसेज को पढ़ते रहेंगे, तो जब हम लोग 1-1.5 महीने बाद जब हम लोग इस पार्ट को शुरू करेंगे, तब आप उसको बहुत बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, तो जो भी मैं पैसेज भेजता हूं, आपको उस पैसेज को पढ़ना है, और जितने भी इसको नोट डाउन करिए, जो जो शब्द नहीं आते हैं उसको अंडरलाइन करिए और उसको सीखिए। चलो, यहां तक किसी को कुछ डाउट है? बताइए युवराज। लिम्ब का मतलब नहीं जानते? इंसानों के कितने लिम्ब हैं? 4। लिम्ब का मतलब होता है अंग, भुजा, है ना। हर एनिमल के लिम्ब का मतलब है वो पार्ट जिससे हम मूव कर पाए। हमारे पास बॉडी में 4 ऐसे पार्ट हैं जो हमें मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। कौन कौन से? हमारे 2 पैर और 2 हाथ। तो ह्यूमन में 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। बहुत सारे जानवर हैं जिसमें 4 पैर होते हैं, तो उसके लिम्स कितने हो गए टोटल? 4। बर्ड्स के कितने लिम्ब होंगे? क्यों? पंख भी लिम्ब ही है। क्यों? क्योंकि वो भी उसके मूवमेंट में हेल्प करता है ना। और पंख भी क्या है? पहले वो हाथ हुआ करता था, है ना। पहले जानवरों के 4 पैर में से 2 आगे का जो 2 पैर था वो हमने खड़ा करके हाथ बन गया हमारा, पक्षियों का वो पंख बन गया। यह बात बताने वाले साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी। उन्होंने बोला कि आप अपने बॉडी के जिस पार्ट को जिस तरीके से यूज करोगे, वो उतना ताकतवर होता जाएगा। हमने अपने पैरों को चलने के लिए, जैसे तुमने देखा है कंगारू, देखते हो कैंगरू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, उसके आगे के जो 2 पैर हैं उसका इस्तेमाल वो चलने के लिए भी करता है, लेकिन उसका आगे का पैर बहुत छोटा होता है ना। इंसानों जैसा ही है, धीरे धीरे वो अपना आगे वाले पैर को बिल्कुल यूज करना बंद कर देगा, सिर्फ उसका इस्तेमाल फल तोड़ने के लिए करेगा, तब वो हमारे जैसे हाथ हो जाएंगे। अगर हम अपने हाथों को इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दे, धीरे धीरे हमारे ये अंग क्या हो जाएंगे? छोटे होते जाएंगे। यही बात तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में चार्ल्स डार्विन ने बताया। ठीक है, तो आपको लिम्ब का मतलब क्या है? बॉडी का वह पार्ट जो हमें मोशन में, मूव करने में हमारी मदद करता हो। किस चीज का? कहां पर है? टीचिंग, पिचिंग योगा, पिच करना। पिच करना मतलब सोचो, तुम सब लोग, ये सब ऐसे कॉमन वर्ड है ना, आप में से ज्यादातर लोग जो है इसको सुना होगा कभी कभी। पिच करने सुना है, पिच करना सुने हो कभी? क्या होता है मतलब? क्या? प्लेन करना। पिच करने का मतलब होता है कोशिश करना। ठीक है, किसी को इंक्लूड करने के लिए कोशिश करना, है ना, एफर्ट लगाना। ठीक है, तो यहां पर पिचिंग योगा किसके लिए? किसको? योगा को क्या कर रहा है? इंक्लूड करने के लिए पिच कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है, कोशिश कर रहा है। तो हम लोग जितना ज़्यादा आप स्टोरी पढ़ेंगे, उसमें से हम लोग शब्दों को क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। चलिए इसको देखिए।
यह एक डायलॉग है, ठीक है। दो व्यक्ति के बीच का क्या है, डिस्कशन है। कौन से दो पर्सन है, डेविड एंड माइकल, ठीक। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात हो रही है, डेविड क्या कह रहा है, दिस डे इज अ बिग डे फॉर मी। क्या मतलब हुआ इसका, आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट हुआ है डेविड के लाइफ में, है ना। क्या हुआ है, आई हैव बीन असाइंड टू गिव अ स्पीच ऑन बिहाफ ऑफ आवर कंपनी इन फ्रंट ऑफ मिनिस्टर। क्या इसका मतलब समझ पा रहे हो स्मिता, बताओ, समझ पा रहे हो? थोड़े दिन में जब आप आए तो आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, क्या आपको अंतर पता चल रहा है ना, समझ पा रही हो, है ना। तो यही चीज है, देखो अगर आप थोड़ा सा, मैं जो बता रहा हूं ना, उस काम को अगर तुमने किया, हम में से जब भारत में खास करके नॉर्थ इंडिया में पूर्वांचल के लोगों का सबसे ज़्यादा इंग्लिश, इवन पूरा नॉर्थ इंडिया में इंग्लिश बहुत वीक है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग दो ही काम करते हैं, या तो हम लोग ग्रामर पढ़ते रह जाते हैं, या तो हम लोग ट्रांसलेशन के चक्कर में फंस जाते हैं, ट्रांसलेट करने के चक्कर में फंस जाते हैं। बचपन से ढेर सारी ट्रांसलेशन की तुम लोगों ने किताबें पढ़ी होंगी, ट्रांसलेट किया होगा सब, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट को, प्रेजेंट परफेक्ट को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ट्रांसलेशन बनाते रहते हैं, वो सब बकवास है। जो व्यक्ति ट्रांसलेट किया वो कभी इंग्लिश नहीं सीख पाया। इंग्लिश को सीखने के लिए इंग्लिश को ही सीखना पड़ता है, कोई चीज की मदद नहीं लेनी है। तो आई हैव बीन असाइंड टू गिव अ स्पीच, क्या मतलब हुआ इसका, स्मिता बताओ। कंपनी के बारे में या कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे, मतलब है कि यह व्यक्ति डेविड जो है अपने कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा। एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस है कंपनी की तरफ से बोलने के लिए, है ना, कि कंपनी के बारे में बताने के लिए किसको चुना गया, डेविड को चुना गया। और उस इवेंट में मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है ना, आपको आपके स्कूल के, कॉलेज में मान लो एंकरिंग करने का मौका दे दिया, चीफ गेस्ट कोई बड़े व्यक्ति आए और आपको एंकर बना दिया गया, तो ये आपके लिए क्या होगा, एक बिग डे होगा। तो बिग डे का मतलब क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट दिन, एक ऐसा दिन जो आपके लिए बहुत अहमियत रखता हो। ठीक है। अब माइकल कह रहा है कि चलो, क्या कह रहा है, आई बेट यू आर इल एट, अच्छा यहां पर एक सेकेंड, आई बेट यू आर इल एट ईज ऑलरेडी। अब बताओ, बेट का मतलब जानते हो, बेट मीन्स मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं चैलेंज कह सकता हूं, चैलेंज जैसे हम लोग बेटिंग करते हैं ना, चैलेंज लगाना, मतलब पूरे मैं कॉन्फिडेंटली मैं कहता हूं कि यू आर, आप हो, इल एट ईज ऑलरेडी, आप ऑलरेडी इल एट ईज हो। सो सपोज दैट आपको एक बड़े इंपॉर्टेंट, आपके कॉलेज का एनुअल डे है और उसमें आपको एंकरिंग के लिए चुना गया है ना, तो आप क्या हो जाओगे, क्या हो जाओगे आप, क्या हो जाओगे? अच्छा चलो, नर्वस हो गया, लेकिन नर्वस हो जाने से काम होगा, क्या होना होगा, क्या कह रहे हो, बीमार, बीमार हो गए तब तो काम ही खत्म। बीमार होने से भी काम नहीं होगा ना। कॉन्फिडेंट, इतना बड़ा काम तुम्हें मिलेगा तो तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे। कॉन्फिडेंट तो तब होता है इंसान जब रिजल्ट अच्छा होता है। ये तो एक तरह से उसके लिए एग्जाम का दिन है, मतलब परेशान। इल एट ईज का मतलब है, इल मतलब क्या होता है, बीमार, ईज मतलब आसान, है ना, मतलब एक दुविधा वाली सिचुएशन है, एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, मतलब खुशी भी हो रही है, एक्साइटमेंट भी है और डर भी लग रहा है। तो इल एट ईज का मतलब समझे, है ना। अगर कोई ध्यान से इस पैसेज को पढ़े तो इन सभी वर्ड्स का मतलब आप क्या हो जाओगे, समझ जाओगे। देखो छोटा सा डायलॉग है ना, हार्डली 200 वर्ड्स के होंगे, है ना, उससे भी कम है। इन सब को हम लोग जितना ज़्यादा समझेंगे अच्छे से, उतना ही बड़े बड़े पैसेज को बना पाएंगे, है ना। तो माइकल कहता है कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि तुम जो है परेशान हो गए होगे, या तुम ऐसे सिचुएशन में आ गए, है ना,
उलझे हुए सिचुएशन में हो, ठीक है। उसके बाद डेविड क्या कह रहा है, नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल क्या मतलब है इसका, सबसे पहले बताइए। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉट एट ऑल का मतलब है बिल्कुल नहीं। फिर क्या कह रहा है डेविड, आई हैव बीन यूज्ड टू गिविंग टॉक्स सिंस यूनिवर्सिटीज डेज। कह रहा है कि भाई ऐसा दिक्कत नहीं है, माइकल को लगा कि इसको अपने कंपनी के लिए बोलने को कहा गया है तो ये जो है नर्वस हो गया, तो कह रहा है कि नहीं भैया, मैं अपने कॉलेज के दिन से ही स्पीच देता रहा हूं, भाषण देता रहा हूं, तो मेरे लिए परेशानी का विषय नहीं है। इट इज अ ब्रीज फॉर मी। व्हाट इज ब्रीज? समुद्र से आने वाली हवाएं। हाँ, पर यहां से क्या इसके लिए समुद्र से आने वाली हवाएं हैं? सी द लैंग्वेज को कैसे यूज किया जाता है। आप ट्रांसलेट करके कभी इंग्लिश नहीं सीख सकते, कभी नहीं। और यही सबसे बड़ी गलती हम में से ज्यादातर लोगों ने किया है, इसीलिए आप इंग्लिश में उलझे रहते हैं। समुद्र से आने वाली हवाएं कैसी होती है? कैसी होती है? ठंडी। मान लो तुम समुद्र के किनारे खड़े हो और समुद्र से हवाएं आ रही हैं, तो तुम्हें कैसा फील होगा? अच्छा फील होगा, रिलैक्सिंग फील होगा। लोग समुद्र के किनारे जाते हैं बर्थडे मनाने, असली इंटेंशन कुछ भी हो, पर कहते तो यही है कि भाई समुद्र का आनंद लेंगे, है ना, क्योंकि समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं। तो यह बहुत, वो कह रहा है इट इज अ ब्रीज फॉर मी, मतलब ये मेरे लिए बहुत आनंददायक है, मुझे मजा आता है इस काम को करने में। नहीं हरदीप, बात ही नहीं करना है, बात करने के अलावा सब काम कर सकते हैं, और बात अगर करना भी है तो इशारों में बात करना है, समझे? सो इट इज अ ब्रीज फॉर मी का मतलब समझे? आपसे कोई पूछे, कोई आपको एक बच्चा है, कई बार तुम्हारे घर में आस पड़ोस में बच्चा होता है और दूसरी क्लास तीसरी क्लास में है ना, तुमसे चैलेंज लगा लेता है ना, और तुमसे पूछेगा कि बताइए तो सीपीयू का क्या होता है फुल फॉर्म। चैलेंज लगा लेगा, आपसे ज्यादा मुझे आता है, और तुमसे पूछ देगा सीपीयू का फुल फॉर्म। तुम में से कुछ लोगों को शायद ये नहीं पता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? सेंट्रल। कंप्यूटर के सीपीयू कहते हैं ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो वह बच्चा जब तुमसे ये सवाल पूछता है तो उसको लगता है कि यू आर, वो आपसे क्या कहेगा, आई एम गिविंग यू ए क्वेश्चन, है ना। आपको बोला, बच्चा बोलता है कि आई एम गिविंग यू ए क्वेश्चन, आपको बोले ओके, फिर बोलता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। तो आप थोड़ी देर जो है सोच में पड़ जाते हो, आप बेसिकली सोच रहे हो कि ये बच्चा क्या बेवकूफ है क्या, मुझसे सीपीयू पूछ रहा है। और आप जब शांत रहते हो, आपके चेहरे पर जो परेशानी है उसको देख करके बच्चा बोलता है नाउ आई अंडरस्टैंड, यू आर इल एट ईज, है ना। तो फिर आप क्या कहोगे, इट इज अ ब्रीज फॉर मी, नॉट एट ऑल, है ना। इट इज अ ब्रीज, ये मेरे लिए बहुत आसान है, आरामदायक है, चुटकी बजा के होने वाला है, ठीक है। आई हैव नेवर मिस्ड थिंग्स अप व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इन पब्लिक, है ना। कि क्या कह रहा है, मेज्ड अप, मेज्ड थिंग का मतलब क्या है, मेज्ड करने का मतलब क्या है, बिगाड़ना, उलझा देना, है ना। कि जैसे लोग, तुम देखो अचानक से किसी को पब्लिक स्पीकिंग के लिए खड़ा कर दिए, है ना, बोलते बोलते उलझ जाता है, कुछ भी बोलने लगता है, थर थर होने लगता है। कभी आप में से किसी ने बोला है ऐसे, कभी स्टेज पे खड़ा होकर के, है ना, एंकरिंग की हो, तो क्या डर रहे थे, हिल रहे थे? हैबिट थी, तो मतलब तुम्हारे लिए भी ये ब्रिज है ना, है ना। तो लोग क्या होते हैं, आई हैव नेवर मेज्ड अप, तो लोग क्या होते हैं, घबराहट में कुछ का कुछ बोल देते हैं, है ना। सो उसने कभी मेज, थिंग्स को मेस करने का मतलब क्या है,
एकदम खिचड़ी बना देना, है ना। जैसे हम लोग किसी का कमरा देखोगे, कहीं कपड़े कहीं पड़े हैं, किताबें कहीं पड़ी हैं, बिस्तर कहीं है, चप्पल बिस्तर पे है, टेबल पे कुछ और है ना। तो मिक्स्ड अप का मतलब क्या होता है, उल्टा पुल्टा हो जाना, ठीक है। तो कभी भी उसने मिक्स्ड थिंग्स को मिक्स्ड अप नहीं किया जब पब्लिक में वो स्पीक कर रहा, ठीक है। डेविड का स्टेटमेंट समझ गए। अब यहां पर जो भी ऐसे हाईलाइटेड वर्ड थे, इन सब का मतलब आपको समझते जाना है। मिक्स्ड थिंग्स अप का मतलब क्या होगा, थिंग्स मतलब चीजें, मिक्स्ड अप करना मतलब उसको उलट पुलट कर देना, उलझा देना। फिर माइकल क्या कहता है, लकी यू, क्या मतलब हुआ इसका, लव यू, लकी यू। तो इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, मान लो सपोज दैट माइकल और आप डेविड हो, है ना। तो लकी, कोई व्यक्ति बोलता है आपसे, डेविड बोला कि यार मेरे लिए कोई परेशानी की विषय नहीं है, मैं बहुत पहले से स्पीच देता रहा हूं, ये मेरे लिए बहुत ही सिंपल चुटकी बजा के होने वाली चीज है, आज तक कभी भी मैं पब्लिक स्पीकिंग में उलट पुलट नहीं किया हूं, बहुत एकदम सिंपल प्लेन में बहुत अच्छे से मैंने बोला हूं। तो आप क्या बोलोगे इस चीज को सुन के, अच्छा है। तो सामने वाला ये भी सोच सकता है कि जल रहा है। मान लो कोई अपनी बड़ाई कर रहा है, यार मैंने बहुत मेहनत की, मेरे मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट आए, है ना, मेरे मैथ्स में भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, और इंग्लिश में भी बहुत अच्छा है, हिंदी में भी बहुत अच्छा है, साइंस में भी बहुत अच्छा है। तो थोड़ी सी जलन तो हो ही जाती है। अगर वहाँ पे आप सिर्फ इतना बोल दिए अच्छा है, तो ये जनरली क्या है, सही नहीं माना जाता, है ना। आप क्या बोलते हो, अरे बहुत अच्छा यार, शानदार, कुछ ऐसा बोलना होता है ताकि सामने वाले को ये फील, अगर तुम सिर्फ इतना बोल दिए ना अच्छा है, तो वो उसका नेगेटिव सेंस में जाएगा ना, है ना। या अगर तुमने और भी ज़्यादा ऐसे बोल दिया अच्छा ठीक है, तो बिल्कुल ही निगेटिव हो जाएगा कि भाई ये आधा जल चुका है अब, है ना। तो हमें क्या बोलना होता है, कुछ बेहतरीन बोलना है कि अरे बहुत खूब, शानदार, है ना। और या फिर आश्चर्यचकित होना होता है, अच्छा, अरे क्या बात है ना। तो लकी यू इसी सेंस में यूज किया जाता है ना। लकी यू कहने का मतलब है कि यार बहुत अच्छी। हम लोगों में ज़्यादातर लोग क्या आदत है कि जब सामने वाला अपनी बड़ाई करता है तो उसके बाद हमें थोड़ा सा जलन तो हो ही जाती है, उसके बाद हम अपने आप को और मसाले लगा के उससे ज़्यादा बताते हैं। यार एक बार तो बचपन में मेरा मैथ में 100 में 110 आ गया था, मेरे मास्टर ने कहा कि तुम इतना बढ़िया है, इतना तुम्हारे सभी सही जवाब हैं। 10 क्वेश्चन मेरे टीचर ने पूछा था, मैंने 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन खुद से लिख करके उसके आंसर दे दिए, मुझे 100 में 110 मिल गया। नॉर्मल टेंडेंसी हमारी क्या होती है कि हम समझते हैं, पहला तो हम लेते हैं कि फेंक रहा है ना, और उसके बाद हम अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। लकी यू तब बोला जाता है जब हम ये एक्सेप्ट करने वाले हों कि भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझसे पब्लिक स्पीकिंग नहीं हो पाती, देन वी यूज लकी यू। समझे बात को, है ना। और किसी भी व्यक्ति को अगर खुश करना है, अगर कोई व्यक्ति अपनी बड़ाई कर रहा है और अगर आपको उसको खुश करना है, तो आपको ठीक है, वेरी नाइस, उससे ज्यादा क्या बेहतर है, लकी यू बोलना। क्योंकि लकी यू एक तो ये सेंस देता है वेरी नाइस, साथ में यह भी बताता है कि मेरे पास ऐसा नहीं है ना। तो माइकल कहता है लकी यू, आई वुड हैव थिंक ट्वाइस बिफोर आई कुड टेक ऑन सच अ टफ टास्क। क्या मतलब हुआ इसका, बताइए, पढ़िए 5 बार सेंटेंस को पढ़िए, लेकिन बताइए, जो लोग चुप हैं वो लोग बताइए, सब लोगों को आना चाहिए। आकाश समझ क्या मतलब है इसका, हाँ, 2 बार सोचता। 2 बार सोचने का मतलब, थिंक ट्वाइस का मतलब क्या है, 2 बार सोचना। क्या कहा जाता है जब हम लोग मान लो कब यूज करते हैं 2 बार सोचना, फिर अच्छे से सोचना,
हाँ, जब हम घबरा रहे होते हैं, जब हमें कुछ बिल्कुल नया, कुछ नया चीज पूछ दिया जाए, कोई नया काम दे दिया जाए जो हम नहीं जानते हैं, तब आपको 2 बार, तो 2 बार सोचने का मतलब लिटरली 2 बार सोचना नहीं है। 2 बार सोचने का मतलब क्या है कि मैं इतना जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। समझ गए? डेविड कहता है उसके बाद, तो थिंक ट्वाइस का मतलब समझ चुके हैं आप लोग। डेविड क्या कह रहा है? आई ट्रूली बैंक ऑन दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गेट अ प्रमोशन। आई ट्रूली, ट्रूली का मतलब तो आप सब लोग जान रहे हैं। रितु जी, आप समझ पा रहे हैं या नहीं? यस सर। हाँ, तो डेविड, आई ट्रूली, ट्रूली मतलब, ट्रू मतलब क्या? सच में। आई ट्रूली बैंक ऑन दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जो डेविड को यह अपॉर्चुनिटी मिल रहा है अपने कंपनी को रिप्रेजेंट करने का, वह अपॉर्चुनिटी को डेविड क्या कह रहा है? ग्रेट अपॉर्चुनिटी कह रहा है। और इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी पर वो बैंक ऑन कर रहा है। बैंक ऑन किस पे कर रहा है? इस अपॉर्चुनिटी पर जो उसे बोलने का मिला। और क्यों बैंक ऑन कर रहा है? टू गेट अ प्रमोशन। बैंक ऑन का क्या मतलब हुआ? मैं मतलब नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओगे। किसको समझ में नहीं आया? आप मुझे मतलब बताओगे। दीपक ना, आप मुझे मतलब बताओगे बैंक ऑन का। मैं डेविड हूं, मैं कह रहा हूं कि ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इस अपॉर्चुनिटी पर मैं बैंक ऑन कर रहा हूं कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी से प्रमोशन मिल जाएगा। तुम्हें टीचर ने एक काम दिया, आपके स्कूल के टीचर ने आपको एक काम दिया। वह काम आपका नहीं, उसने बोला कि जा मेरे घर में सब्जी ले आ। आप बहुत खुश हो कि मुझे सब्जी लाने का काम दे दिया गया है। क्या आप खुश इसलिए हो कि सब्जी लाना आपका पसंदीदा काम है? क्या वही आपका ऑब्जेक्टिव है? नहीं। आप खुश क्यों हो कि इस अपॉर्चुनिटी से हो सकता है टीचर 2-4 नंबर बढ़ा दे मेरा। तो बैंक ऑन करने का क्या मतलब है? आप क्या बोलोगे हिंदी में इसको? अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते हैं, क्यों? तो बैंक ऑन का मतलब क्या हुआ? उसको क्या है? आपको, आपने मान लो सब्जी, आपको मास्टर ने बोला सब्जी लाना है, आप फट से गए सब्जी ले आए, क्योंकि आपको क्या है कि आप, गारंटी थोड़ी है कि मास्टर आपको नंबर बढ़ा ही देगा। मान लो तुम सब्जी भी ले आए और उसके बाद भी नंबर नहीं दिया, तो उसको ऐसा तो बोला नहीं गया है ना कि भाई तुम अगर रिप्रेजेंट कर दोगे तो तुम्हें प्रमोशन दे ही देंगे। पर उसके दिमाग में है, क्या है कि अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। क्या है? उम्मीद। समझे? ऐसे सीखते हैं वर्ड्स को। ये अगर आप अपने दिमाग में क्वेश्चन पूछो, कुछ ना कुछ मतलब तो होगा। ऐसे फालतू में तो उसने बैंक ऑन नहीं लिख दिया है ना। तो डेविड कह रहा है कि भाई देख माइकल, मुझे ट्रूली मतलब मुझे सच में उम्मीद है, भरोसा है कि यह जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है, इस अपॉर्चुनिटी से मैं प्रमोशन ले लूंगा। समझे बात को? है ना। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे परिवार वाले ने तुम्हें बोला कि देखो पैसा तो मेरे पास है नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आईआईटी की तैयारी करने कोटा भेज रहा हूं, तो ही इज बैंकिंग ऑन यू। मतलब वो आप पर निर्भर हो रहे हैं, आप पर भरोसा कर रहे हैं। अभी आप समझे बैंक ऑन का मतलब क्या होता है? है ना। सर उम्मीद के लिए काम करना एक तरह से। हाँ, उम्मीद होना, ठीक है, दाव लगाना, बाजी लगाना। समझे बात को? फिर माइकल क्या कह रहा है? देन इट्स वर्थ गिविंग इट योर बेस्ट शॉट। तो माइकल को पता चला कि अच्छा, डेविड जो है सिर्फ मजे लेने के लिए नहीं कर रहा,
उसका ऑब्जेक्टिव अलग है प्रमोशन के लिए, मतलब अपना हित देख रहा है, नहीं कि भाई अब कंपनी में काम तुम्हें भाषण देने के लिए तो दिया नहीं जाता, सैलरी काम करने के लिए दिया जाता है, लेकिन वो भाषण क्यों दे रहा है? ताकि उसकी प्रमोशन हो जाए। तो माइकल कहता है कि अच्छा, देन इट इज वर्थ। वर्थ का मतलब क्या है? सही, वर्दी है मतलब सही है ना, जायज है। क्या जायज है? गिविंग इट योर बेस्ट शॉट। इसको गिविंग इट योर बेस्ट शॉट मतलब अपना बेस्ट देना जायज है, मतलब तुम अपना बेस्ट करो, पूरा एफर्ट लगा दो। अगर प्रमोशन के चांसेस हैं, अगर आपको उम्मीद है कि इस रिप्रेजेंट करने से आपको प्रमोशन मिलेगा, तो अपना जी जान लगा दो। तो गिविंग इट योर बेस्ट शॉट का मतलब क्या है? इन सबको लिखेंगे, गिविंग योर बेस्ट शॉट। इन सभी वर्ड्स जो इसमें हाईलाइटेड हैं, जिन जिन शब्दों को आपको समझ में नहीं आया, उन सभी शब्द का मतलब लिखिए। गिविंग योर बेस्ट शॉट का मतलब है अपनी पूरी एफर्ट लगा देना। ठीक है, सबका एक एक करके। असाइंड टू। असाइंड टू का क्या मतलब है? इसका मतलब असाइंड टू का मतलब क्या होता है? किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। ठीक है, एक एक करके लिखिए सब लोग। असाइंड टू का मतलब टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा यूज किया गया है? आई हैव बीन असाइंड या ही हैज बीन असाइंड टू मेक श्योर द सिक्योरिटी ऑफ द वेन्यू। आपको असाइन के साथ दो वर्ड यूज होते हैं, एक पहले सब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट। तो किसी पर्सन को असाइन किया जाता है कुछ काम या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो असाइंड टू का मतलब क्या है? टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ, इसका क्या मतलब है? ऑन बिहाफ ऑफ का किसी के बदले में है ना, किसी के बदले में, है ना। और अब बिल्कुल हिंदी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो? हमारा ऑब्जेक्टिव है सीखना, है ना। ऑन बिहाफ ऑफ हो गया, उसके बाद क्या है अगला? इल एट ईज। इल एट ईज का मतलब क्या है? अनकंफर्टेबल, मुश्किल, दुविधा वाली सिचुएशन, है ना। इल एट ईज का मतलब क्या लिखोगे? मुश्किल और दुविधा, अनकंफर्टेबल। लिख लिए हैं सब लोग? यूज्ड टू, बहुत आसान है। आई एम यूज्ड टू दिस, है ना। यूज्ड टू का मतलब क्या होता है? हैबिट में होना, है ना। कहते हैं ना आई एम यूज्ड टू, मैं इतनी गर्मी का मैं यूज्ड टू हूं, है ना। तो यूज्ड टू का क्या हम लोग लिखेंगे? फैमिलियर होना या फिर हैबिट में होना। इट इज अ ब्रिज फॉर मी, क्या मतलब बताया था यहां पे? आसान, इजी और कंफर्टेबल, आसान चीज। एक चुटकी का काम। नेक्स्ट क्या है? ये पढ़िए, बताइए नेक्स्ट क्या है? मेस अप, मेस्ड थिंग्स अप, है ना। तो मेस्ड अप, ठीक है। मेस्ड अप का मतलब होता है, क्या मतलब होता है मेस्ड अप का? किसी चीज को गड़बड़ करना, बिगाड़ देना, ठीक है। बताइए युवराज बाबू। अनकंफर्टेबल, मुश्किल सिचुएशन। ब्रीज का मतलब क्या है? इजी। मेसअप का मतलब बिगाड़ देना।
थिंक ट्वाइस का मतलब दो बार सोचना नहीं, केयरफुल्ली सोचना, किसी चीज को करने से पहले सावधानी से सोचना। दो बार सोचना मतलब दो बार सोचना ही नहीं, केयरफुल्ली सोचना। जब हम किसी चीज को सावधानी से सोचते हैं, बेसिकली हम घबरा रहे होते हैं किसी काम को करने में, हमें डर होता है कि यह काम हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तब हम लोग क्या करते हैं, दो बार सोचते हैं। दो बार सोचने का एक्चुअली हम लोग तो 50 बार सोचते हैं। हम लोग ऐसे कई बार हम लोग तो हिंदी में तो दो बार सोचना बोलते ही नहीं है, हम लोग तो 1000 बार सोचना बोलते हैं। तो क्या हम लोग सही में 1000 बार सोचते हैं? है ना? से कोई बोलता है ना कि कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, तो हम लोग क्या बोलना चाहते हैं, सावधानी पूर्वक सोचना चाहिए कि भाई हम क्या बोल रहे हैं, क्या इसका इंपैक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, बैंक ऑन मतलब क्या है, उम्मीद, रिलाय करना, भरोसा करना। टू रिलाय या भरोसा करना। नेक्स्ट क्या है जी, गिव इट योर बेस्ट शॉट मतलब क्या है, अपना सबसे बेस्ट दो। डू योर बेस्ट, है ना, हम लोग ऐसे कहते हैं ना, डू योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट, है ना। ऑल द बेस्ट का मतलब क्या है, हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कि यू डू ऑल द बेस्ट, पूरा सब चीज अच्छे से करो, सब बढ़िया हो। डू योर बेस्ट, है ना, तो वही मतलब है गिव योर बेस्ट शॉट, मतलब अपना चांस, अपना जो तुम्हें मौका मिला है उसमें सबसे बेहतरीन परफॉर्म करो। इसमें हम लोग सीधा देन इट्स वर्थ गिविंग इट योर बेस्ट शॉट ना, गिव योर बेस्ट शॉट, ठीक है, अपना क्या करना है, सबसे बेहतर करना है। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ऐसे हम लोग इतने सारे, मैं अभी आपको दो चीजें आपको वोकैबुलरी के लिए दूंगा अगली क्लास से पहले, और जो भी मैं टास्क देता हूं ना उसको करा करो। भले ही नहीं समझ में आए, थोड़ा सा, जैसे मैंने पिछला बार तुम्हें ये न्यूज़पेपर का दिया था एक आर्ट के, उसको लिखिए कॉपी में, कॉपी करिए, उतारिए पहले, सिंपल उसको कॉपी में लिखो, मेहनत करो। मैंने ऐसे ऐसे भी बच्चों को पिछले बार आई थिंक दीक्षा तुमने स्निग्धा को जानते ही होगे, है ना, तुम थे उस टाइम पे, नहीं थे, हाँ, और इसके अलावा एक दूसरा मॉर्निंग वाले बैच में रोशन नाम का था, मोहित था, इन लोगों का इस बार सबका रिजल्ट हुआ है। इनको मैंने न्यूज़पेपर का करवाया है, शॉर्ट फॉर्म करवाया, न्यूज़पेपर से लिखवा करके। अगर आप इस चीज़ को करोगे ना, जो मैं कह रहा हूँ ना, तुम 10 दिन, मतलब इसमें भी मुझे काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है जब ये स्टार्टिंग में आई थी और आज, है ना, चीज़ों को समझने में। बहुत सारे बच्चे हैं जो तुम देखोगे कि बचपन से छोटे शहर में रहे हों या फिर किसी रूरल एनवायरनमेंट में रहे हों ना, वो कभी एक्सपोज नहीं होते हैं ऐसे इंग्लिश और इन चीज़ों में। लेकिन जो मैं आपको बता रहा, हाँ, बोलने में भले ही आपको बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना नहीं आता हो, है ना, और आजकल किसको, साउथ इंडियन वाले को तो बिल्कुल इंग्लिश जो है उनका प्रोनाउंसिएशन देखो अजीब ही रहता है, लेकिन भारत में अच्छे अच्छे मुकाम पर है नहीं है वो लोग, है ना। तो प्रोनाउंसिएशन जो है अच्छा होना चाहिए सिर्फ कस्टमर केयर में काम करने के लिए, ठीक है, रिसेप्शन पे काम करने के लिए। रिसेप्शन जानते हैं, होटल के सामने रिसेप्शन पे, वहाँ पर जो लेडीज़ होती है, जो पर्सन होता है, उनका बहुत बढ़िया इंग्लिश होता है, प्रोनाउंसिएशन बहुत बढ़िया होता है, उनका सिर्फ वही टेस्टिंग। और आपको तो रिसेप्शन वाला काम तो आपको नहीं करना है ना, आपको वो काम करना है जहाँ पर दिमाग इस्तेमाल, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गड़बड़ भी होगी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इतना भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए कि घोड़ा को गधा बोल रहे हैं, गधा को भैंस बोल रहे हैं, ठीक है।
लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो जितना मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप उसको फॉलो करते रहो ना, आप हर दिन 5 से 10 वर्ड नया सीखो, और हर दिन कम से कम 400 से 500 वर्ड्स का एक पैराग्राफ पढ़ो। न्यूज़पेपर से पढ़ो, मैगजीन से पढ़ो, नोबेल से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, पर पढ़ो। एक स्टोरी हर दिन पढ़ो, ठीक है। आप 10 से 15 दिन में तुम्हारे अंदर डिफरेंस दिखने को मिलेगा। यह भी एक डायलॉग है। इस डायलॉग की जो हेडिंग है, टाइटल है, वो क्या है? यू गाइज हैव, है ना, यू गाइज हैव। इसको हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म ऑफ हैव। जैसे आई हैव, इसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं आई एपोस्ट्रॉफी वी, ठीक है। यू गाइज हैव गोन टू फार दिस टाइम, है ना। मतलब किसी के बारे में कह रहा है कि कोई 2-3 व्यक्ति हैं जिसके बारे में कह रहा है कि तुम लोग हद पार कर दिए इस बार। हाँ, हद पार कर दी। होता है ना कई बार हम लोग डिस्कशन, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, इतना ज़्यादा उड़ा दिया, इतना ज़्यादा उड़ा दिया, सामने वाला रोने लगा। तो तीसरा जो थोड़ा सा न्यूट्रल पर्सन होता है बोलता है यार हद पार कर दिए इस बार तो, है ना। तो इसमें 2 व्यक्ति हैं, मैक्स और बिल। मैक्स क्या कह रहा है? थैंक्स बिल। थैंक्स बिल। थैंक्स से शुरुआत क्यों कर रहा है? हाँ, बिल्कुल सही, है ना, बिल्कुल सही, है ना। थैंक्स का मतलब है कि यहां पर मैक्स जो कुछ आगे कहना चाह रहा है उसमें बिल ने उसको सपोर्ट किया है, तभी वो थैंक्स। जैसे नॉर्मली हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि तुमने अपना नोट्स, अपना असाइनमेंट मुझे दिया, धन्यवाद मेरे मित्र। लास्ट में बोलते हैं धन्यवाद। पहले भी बोल सकता है कि मेरे मित्र बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने अपना कॉपी मुझे दिया छापने के लिए, है? तो थैंक्स पहले। तो इंग्लिश में जनरली क्या है कि हम लोग, अब आपको अगर मान लो किसी व्यक्ति को बोलना हो कि तुमने मुझे अपना असाइनमेंट दिया, इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये ज़्यादा अच्छा होगा बोलना, या ये बोलना होगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना नोट्स दिया। कौन ज़्यादा बेहतर होगा? हमारे बोलने में अच्छा नहीं मत करो, ऐसे तुम बोलोगे तो कौन सा अच्छा लगेगा? क्यों? पहला वाला थोड़ा बोरिंग लग रहा। पहले तुम उसको कहानी देखो, सामने वाला अपनी बड़ाई सुनने में इंटरेस्टेड होता है। तुम अगर जीवन में, तुम्हें कभी भी अपने संबंधों को, मतलब तुम जो समाज में जो तुम्हारी सोशल सर्कल है, तुम्हारी जो फ्रेंडशिप है, तुम्हारे जो संबंध है, दोस्त यार, रिश्ते वाले, परिवार वाले, अगर उनसे तुम्हें अपना संबंध बढ़िया करना है तो जीवन में एक किताब जरूर पढ़ना और उसको फॉलो करके पढ़ना। और वह बुक जो है डेल कार्नेगी, मुझे लगता है कि पूरे सेंचुरी का जितना भी मोटिवेशनल किताब है उसमें सबसे बेहतरीन ह्यूमन रिलेशनशिप पे जो किताब लिखा हुआ है वो डेल कार्नेगी के द्वारा हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, सब जगह तुम्हें मिल जाएंगी। 100 रुपये की किताब होती है, 80 रुपये की, है ना। इतना बेहतरीन। उसने कहा कि जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे हो और अगर आपको उसकी बड़ाई करनी है तो अंत में मत करो, पहले कर दो। क्योंकि अगर आप पहले उसको कहानी सुनाओगे कि तुमने अपना असाइनमेंट दे दिया, पता है उस असाइनमेंट से मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, है ना, मैं नहीं कर पाया था क्योंकि मैं बीमार पड़ गया था, वो कहेगा यार क्या बकवास कर रहा है, अरे तुम बीमार पड़े, तुम क्या हुए, उससे मुझे क्या मतलब। हर व्यक्ति अपना जीवन में अपने बारे में सोचता है ऐसे। तो डेल कार्नेगी कहते हैं कि आपको पहले, और इन सब राम कहानी बोलने के बाद वह सुना ही नहीं ध्यान से, उसके बाद कहते हो मित्र तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कहेगा है क्यों धन्यवाद दे रहा है? तो तुम कहोगे अरे तुमने दिया था ना असाइनमेंट, अच्छा 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 अच्छा, मैंने जो असाइनमेंट दिया था। अब वो जानना चाहेगा तुमसे, है ना, कि अब मुझे बताओ, मेरी बड़ाई करो, है ना, कि अच्छा मेरे असाइनमेंट से तुम्हें फायदा हुआ। वो बोलेगा हाँ यार मेरे नंबर बहुत बढ़िया आ गए, अच्छा तब तो घर वाले बहुत खुश हुए होंगे तुम्हारे। कब उसको इंटरेस्ट आया? जब उसने अपनी बड़ाई सुनी पहले।
तो हमेशा ये फॉरेन में कल्चर है ना, हम लोग पहले कारण बताते हैं और उसके बाद कहते हैं लो थैंक यू, है ना। तुमने मुझे पार्टी दिया इसलिए लो गिफ्ट, मतलब तुम किसी के बर्थडे में जाते हो तो पहले केक खाते हो कि पहले गिफ्ट देते हो? हैं? पहले गिफ्ट देते हो, पहले गिफ्ट देना चाहिए, है ना। मान लो तुम गिफ्ट में लिफाफा ही ले गए या छोटा सा गिफ्ट जेब में रखे हो, जिसका बर्थडे हो तो बड़ा दुविधा में रहेगा कि यार इतना खर्चा किया, है ना, 6 मिठाई रखा, पता नहीं ये लोग कुछ लाया है कि नहीं लाया है, 2 ही डब्बा मुझे दिख रहा है। अब वो मन से तुम्हें मिठाई नहीं खिला पाएगा। केक का ऊपर वाला दे देगा, अंदर वाला छोड़ देगा ना। लेकिन अगर तुमने पहले उसको जाते के साथ गिफ्ट दे दिया तो वो खुश हो जाएगा कि यहाँ गिफ्ट लाया है ना, तो गले मिलके खिलाएगा। पहला हो सकता है केक तुम्हें ही खिला दे। तो इसीलिए थैंक्स बिल इसने बोला, तो अब बिल का क्या हुआ, कान खड़ा हो गया, थैंक्स बोल रहा है। आई विल मेक अप फॉर द मिसिंग वर्क ऑन फ्राइडे। सो बेसिकली मैक्स जो है उसका कुछ फ्राइडे को थोड़ा बिजी होगा या कुछ अलग काम आ गया होगा, जिसकी वजह से वो वर्क प्लेस पर अपना थोड़ा वो पहले ही 2 घंटा पहले चल गया, तो उसका कुछ काम छूट गया, है ना। तो आई विल मेकअप, मेकअप का मतलब होता है पूरा कर दूंगा। फ्राइडे को जो मैंने काम छोड़ा था, मुझसे जो नहीं हो पाया था, वो मैं पूरा कर दूंगा। आई एम टाइड अप राइट टूडे, है ना, कि अभी आज जो है आई एम, मैं टाइड अप हूं, मैं बंधा हुआ हूं। राइट टूडे, राइट टूडे का मतलब है आज एकदम बिल्कुल। यहां पर राइट शब्द अगर नहीं भी जोड़ता, आई एम टाइड अप टूडे, टाइड अप का मतलब है आज मेरा, जैसे नहीं बोलते आज मेरा हाथ बंधा हुआ है। तुमसे कोई पूछता है कि भैया कुछ पैसे दे दो, तुम कहते हो यार मेरा खुद ही हाथ बंधा हुआ है, कहते हो ना। हाथ बंधा हुआ है मतलब क्या, भाई मेरे पास खुद ही पैसा नहीं है, नहीं दे सकता, बहुत टाइट सिचुएशन है ना। तो टाइड अप का मतलब क्या है कि आज वो बहुत बिजी है, आज उसके पास बिल्कुल समय नहीं है। यहां पर राइट यूज करने का क्या मतलब है, आई एम वेरी बिजी नाउ। सुनना ध्यान से, आई एम वेरी बिजी नाउ, आई एम वेरी बिजी राइट नाउ। स्ट्रेस बढ़ा रहा है ना, मतलब जोर दे रहा है कि आज का दिन कुछ ज्यादा ही बिजी हूं ना। समझ रहे बात को? अगर मैं बोलूं कि आई एम वेरी बिजी नाउ, मतलब है कि बीच में ठीक है, मैं तुम मैसेज करोगे तो रिप्लाई कर दूंगा, बिजी हूं मैं अभी पर मैं रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन अगर कोई बोल दे आई एम वेरी बिजी राइट नाउ, मतलब भैया अभी तो बिल्कुल ही नहीं कर पाऊंगा। तो राइट ऐड करने से क्या होता है, इस टाइड अप का वेट बढ़ जाता है। समझ रहे हैं? ऐसे सीखते हैं इंग्लिश, ट्रांसलेट करके नहीं। तो आज वो अत्यधिक बिजी है, इसीलिए आज वो काम नहीं कर पाएगा, लेकिन आज वाला काम कब करेगा, फ्राइडे को करेगा। थैंक यू तो एडवांस में बोल दिया है ना। फिर बिल क्या कहता है, डिड यू एंड जॉन मेकअप। क्या मतलब है यहां पे मेकअप, ये दोनों का अलग अलग मतलब। देखो इस पूरे पैसेज में 4 जगह पर मेकअप यूज किया गया और चारों के मतलब अलग हैं। देख रहे हो, सब जगह मेकअप, पहला वाला मेकअप, दूसरा वाला मेकअप, तीसरा। मेकअप का मतलब तोपना भी होता है, मेकअप कर लिए, है ना, मेकअप सुने हो ना, मेकअप करवा लिया। तो मेकअप का मतलब बनाना होता है ना, ठीक है। तो मेकअप सब जगह, मेकअप का मतलब यहां पे मेकअप का मतलब क्या है, पूरा करना। मिसिंग, जो काम मेरा छूट जाएगा उसको मैं पूरा करूंगा कब, फ्राइडे को। यहां पर डिड यू एंड जॉन मेकअप का मतलब क्या है, दूसरा जो मेकअप है उसका मतलब क्या है दूसरा का मेकअप का मतलब है, कॉन्टेक्स्ट से निकालो, इसमें से मीनिंग को खींचना है आपको। समझ रहे हैं? मैक्स ने बोला थैंक्स बिल, मैं आज का काम बहुत बिजी हूं, आज का काम फ्राइडे को कर दूंगा। बिल अचानक से बोलता है कि क्या तुम और जॉन मेकअप हुए,
बेसिकली ये चेहरा के बारे में तो बात नहीं कर रहा, पूरा करने के बारे में तो बात नहीं कर रहा। मेकअप का मतलब है क्या तुम दोनों में दोस्ती हुई। मेकअप का मतलब यहां पे क्या है, जुड़ना। क्या तुम दोनों अब जुड़ गए। सो सेकेंड वाला मेकअप का क्या मतलब है, क्या तुम दोनों में अब दोस्ती हो गई। यू गाइज हैव गोन टू फार दिस टाइम, मतलब मैक्स और जॉन के बीच में कुछ विवाद हो गया, हदें पार हो गई। तो वही बिल कह रहा है क्या तुम दोनों में फिर से दोस्ती हुई। समझ रहे बात को। यू गाइज हैव गोन टू फार दिस टाइम, तो हैव गोन टू फार दिस टाइम का मतलब क्या है, हद पार कर देना, कुछ ज्यादा इस बार तुम लोग तमाशा कर दिए। क्या तुम दोनों में समझौता हुआ। मैक्स कहता है या वी मेट एंड हैंग्ड आउट फॉर आवर्स लास्ट नाइट, कि हम लोग, हाँ मैक्स क्या बोल रहा है, हाँ हुआ, हम लोग पिछली रात को मिले। और हैंग आउट का मतलब है, हैंग आउट करने का मतलब है, हैंग आउट करने का क्या मतलब है, तुम सब लोग यूज करते हो हैंग आउट करने गए बाहर, टाइम स्पेंड करना। हैंग आउट करने का मतलब क्या है, टाइम स्पेंड करना, ठीक है। तो हम लोग कल मिले और घंटों टाइम स्पेंड किया कल रात को, ठीक है। बिल कहता है गुड, बहुत बढ़िया। यू टू मेकअप हाफ आवर टीम। अब यहां पर मेकअप का मतलब अलग है, यहां पर मेकअप का मतलब है पूरा करना। तुम दोनों मेकअप मतलब कंप्लीट करते हो, तुम दोनों हमारी आधी टीम हो, समझ रहे हो। मतलब वह दोनों ऐसे तुम्हारे ग्रुप में कोई दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, तुम्हारे कोई दोस्त हैं कॉलेज में, दो व्यक्ति है जिसको सभी प्रोफेसर पहचानते हैं, और उन्हीं दोनों की वजह से हर प्रोफेसर उसके दोस्त हैं, तुम लोगों को भी बढ़िया नंबर मिल जाता है। तो वो दोनों तुम्हारे टीम का क्या हुआ, आधा हो गया ना। समझ रहे बात को। हम लोग कहते हैं ना कि यार जैसे 10 लोग हैं, उसमें से एक व्यक्ति अगर बहुत महत्वपूर्ण है तो हम लोग कई बार कह देते हैं ना कि यार तुम तो अकेले आधा हो हमारे ग्रुप का ना। तो उन दोनों की बहुत अहम भूमिका है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत वेटेज है ना अपनी टीम, हाफ ऑफ आवर टीम। वी नीड यू टू बी फ्रेंड्स। उन दोनों में अगर झगड़ा हो जाए, किन दोनों में, मैक्स और जॉन में, तो इससे क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, किसको, पूरे टीम को, है ना। इसीलिए बिल चाहता है वी नीड यू, हम लोग चाहते हैं, हमें जरूरत है कि तुम दोनों फ्रेंड्स बने रहो, है ना। मैक्स कहता है वाओ वाओ, है ना। अब यहां पर देखो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है, कहानी में समझ रहे हो। वाओ दिस बुक इज मेड ऑफ 12 सेपरेट स्टोरीज, कैन आई बोरो इट। कहानी को समझो, ये दोनों लाइब्रेरी में या कैंटीन में बैठे हुए हैं, या फिर मान लो जो रीडिंग रूम होता है या फिर जो हॉल होता है वहां बैठे। तुम डॉक्टर के पास दिखवाने जाते हो, बगल में मैगजीन्स लगे होते हैं, कहीं वहां पर बैठे हुए हैं, या फिर मैक्स के घर में बैठे हुए हैं, है ना। मोस्ट प्रोबेबली मैक्स के घर में गया है, सॉरी इस बिल के घर मैक्स गया है ना। और वो दोनों सामने उसका टेबल लगा हुआ है, बुक्स वगैरह रखे हुए हैं, और वो लोग ऐसे पलटते पलटते बात कर रहे हैं, करते हैं हम लोग कई बार बात, किताबें पलट रहे बात कर रहे। तो इसमें बिल और मैक्स बात किया, और अचानक से मैक्स, देखो कहानी ही चेंज हो गया। अभी तक बात क्या हो रही थी, दो बातें बताई गई है। मैक्स आज बहुत बिजी है तो वो काम पूरा करेगा फ्राइडे को। उसके बाद मैक्स और जॉन के बारे में बात हो रही है। उसने पूछा कि क्या तुम दोनों का झगड़ा सुलझा। मैक्स बोलता है हाँ सुलझ गया, हम लोग कल रात को जो है हम लोगों में वापस दोस्ती हो गई। बिल कहता है गुड, क्योंकि तुम हमारे टीम के सबसे इंपॉर्टेंट तुम दोनों मेंबर हो, और हम सब चाहते हैं कि तुम लोग दोस्त बने रहो। अचानक से मैक्स ने कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया। क्या कह रहा है वो, वह जो एक किताब टेबल पे रखी हुई है, उसको पलटता पलटता मैक्स का ध्यान उस पे आ गया, और मैक्स कहता है कि अरे वाह, इस किताब में 12 अलग अलग स्टोरीज दी हुई हैं,
क्या मैं इसे बोरो कर सकता हूं? दिस बुक इज मेड अप। मेड अप का मतलब यहां पर क्या है, इस जगह पर मेड अप का मतलब क्या है कि यह बुक 12 अलग अलग स्टोरीज से बना हुआ है। मतलब दिस बुक कंटेन्स 12 डिफरेंट स्टोरीज, है ना। तो बहुत मजेदार होगा। एक किताब पढ़ो और 12 फिल्म देख लो। मतलब अगर 2 घंटे में सोचो तुम्हें 12 मूवीज दिखा दिया जाए तो कितना मजेदार होगा, है? तो उसने कहा कि क्या मैं इसे बोरो कर सकता हूं? बिल ने बोला कि बिल्कुल। आई मेड अप हाफ ऑफ देम माई सेल्फ, कि उसमें से आधे को तो मैंने ही बनाया है। मतलब यहां पर मेकअप का मतलब क्या है, मेडअप का मतलब क्या है, क्रिएट। और स्टोरीज क्रिएट करने का मतलब क्या है, लिखा है। कि इसमें से हाफ, जो इन 12 में से आधे को तो मैंने खुद लिखा है, मैंने खुद लिखा है। आई हैव गॉट अ नैक फॉर राइटिंग स्टोरीज। आई हैव गॉट ए नैक। गॉट अ नैक मतलब क्या होता है? नैक का मतलब होता है एक्सपर्टीज, है ना। क्या बोलते हैं, महारत कहते हैं ना, महारत, महासागर नहीं। आई हैव गॉट, मुझे महारत प्राप्त है किस चीज में, राइटिंग स्टोरीज। तो गॉट नैक मतलब एक्सपर्ट होना। किसी काम में जब हम एक्सपर्ट होते हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं, आई गॉट अ नैक फॉर दिस। आप सब लोग सफेद पेपर पे, इस लाइन वाले पे नहीं, रूल वाले पे या लाइन वाले पे भी अगर लिखते हो चलो कोई बात नहीं। कल जो मैंने ये पीडीएफ भेजा है स्टोरी वाली, योगा वाला, 2 मैंने भेजा है, एक योगा का और दूसरा किसका है, फिल्म का। उस दोनों में से किसी भी एक का आप सब लोग समराइज करके लाएंगे, अपनी भाषा में लिखना है। कुछ चीजें छूट जाती है तो जाने दो, पर उसको लिखो। इवन अगर तुम इंग्लिश लिखने में कंफर्टेबल नहीं हो, उसको हिंदी में ही लिखो, उसका मतलब हिंदी में लिखो, गलत ही सही लिखो। गलती करोगे नहीं तो कभी सही नहीं कर पाओगे। जितना ज़्यादा गलती अभी करोगे उतना सही एग्ज़ाम में करोगे। और हमेशा ध्यान रखना, आप सब लोगों को अपना लेवल आपको पता है। बच्चे तो हो नहीं कि बचपन से मैथ में 100 में 110 ही ला रहे हैं। हम सबको अपना लेवल पता हो। प्रॉब्लम लेवल का है ही नहीं, प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हो आप, या यहाँ पर हो, या यहाँ पर हो। इस जगह तक पहुँचने के लिए आपको अपने अकॉर्डिंगली एफर्ट देना है ना। तो आप हर दिन 2 काम जरूर करिए अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं। 10 नए वर्ड्स को याद करो, ठीक है। मैं पूरा आपको लिस्ट भेज दूंगा, 10 मिनिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा याद करो, ठीक है। दूसरा, हर दिन एक स्टोरी को पढ़िए और उसको लिखिए। इंग्लिश में पढ़ना है, उसको इंग्लिश में लिखो या फिर हिंदी में लिखो। अगर इंग्लिश लिखने में दिक्कत हो रही है हिंदी में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर हर दिन गलत सही कुछ तो समझ में आएगा। ऐसा कैसे है कि कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ तो समझ में आएगा। और लिखने वाले पास किए हैं एग्ज़ाम। एक हमारे साथ, एक हमारे कॉलेज में एक लड़का था, वो ट्राइबल फैमिली से आता था और बचपन में मतलब छत्तीसगढ़ या कहीं पे बिल्कुल ट्राइबल रीजन में, और उसके गांव के ही स्कूल में पढ़ा था। वो इंग्लिश आज तक उसको नहीं आता था। तो अब कॉलेज में आया, अब कॉलेज में क्या है, चीज़ें इंग्लिश में ज़्यादा होती लेकिन वो हर बार इंग्लिश में पास करता था। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो लखनऊ में पढ़े हुए थे, सूरत में पढ़े हुए थे, वो भी इंग्लिश में फेल किए, लेकिन वो कभी फेल नहीं किया। नहीं, वो उस टीचर ने लास्ट में बताया, जो इंग्लिश की टीचर थी, उन्होंने बताया कि मैं इसको क्यों हर बार पास करता हूं। उसने कहा कि इस लड़के के मेहनत पर मैं इसको नंबर दे रही हूं। ये सारा आंसर गलत लिख रहा है, सारा आंसर गलत लिख रहा है। पूछा कुछ जा रहा, लिख कुछ रहा है, लेकिन उसको पासिंग मार्क दे रही है। पता है क्यों? क्योंकि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता था, वो पन्ने के लास्ट तक लिखता था।
एस्से में उसने याद किया था द काऊ पे, एस्से याद किया, सब लोग याद करते हैं द काऊ वाला एस्से, तो सबसे पहला एस्से वही था। मैडम ने पूछ दिया द हाउस पे, हाउस पे ऐसे पूछ दिया, राइट एन एस्से ऑन द हाउस, उसको याद था द काऊ पे, छोड़ा नहीं वो। उसने लिखा आई हैव ए हाउस एंड आई हैव ए काऊ in my house, the cow in my house has 4 feet, the cow of my house has, और क्या क्या लिखते हैं उसके बाद 4 feet, the cow of my house is a domestic animal, है ना, the cow of my house gives milk, we enjoy the milk of the cow which is in my house ना। हर सेंटेंस में हाउस और काऊ जोड़ दिया, ऐसे लिख दिया उसने काऊ पे, पूछा गया था हाउस पे। तो उसकी मेहनत देख करके कि बच्चा ने मेहनत किया है तो तुम जितना ज्यादा लिखोगे ना, और किसी भी व्यक्ति से ज्यादा पन्ने भरता था, और वो पन्ने ऐसे नहीं घिस घिस के भर दिए, राइटिंग उसकी अच्छी थी, मतलब ठीक ठाक लिखता था, साफ साफ लिखता था और पूरे पन्ने भरता था। बहुत सारे बच्चे हैं जो छोड़ दिए, अरे नहीं आता है छोड़ दिए, है ना, एक बार बनाए गलत बना कट करके छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। अगर तुम्हारे अंदर स्ट्रगलिंग है, अगर है आपके अंदर स्ट्रगल करने का, और कुछ भी चीज़ें सीखोगे ना जीवन में, तो इससे बड़े बड़े चीज़ें नई नई काम आएंगी परेशानियाँ। आपको करना सिर्फ इतना याद रखना है, वर्ड मीनिंग पढ़ते रहिए और हर दिन एक स्टोरी पढ़िए। और बेस्ट सोर्स स्टोरी का क्या है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, न्यूज़पेपर और मैगजीन, है ना, ऐसा सोर्स जिसमें डाइवर्स फील्ड के स्टोरीज हो, स्पोर्ट्स के बारे में भी हो, पॉलिटिक्स के बारे में भी हो, इकोनॉमिक्स के बारे में भी हो, हिस्ट्री के बारे में भी कभी आ जाए, है ना, कभी टूरिज्म के बारे में आ जाए, कभी मूवीज़ के बारे में आ जाए। तो ऐसे में आपका क्या होगा, हर तरह की स्टोरी को समझने का आपको हैबिट बनेगा, है ना। कुछ पूछना है यहाँ तक? रितु, आपको कुछ डाउट है? सब समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है। और ऑफलाइन अब बीमार हो या ऐसे ही आज सो के नहीं उठ पाए दोपहर में? ठीक है, कोशिश करो आगे से जो है आने की, है ना। तो आपको दीपक सब समझ में आया था? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ गए मैंने क्या बताया आपको? वर्ड मीनिंग याद करना है हर दिन, मतलब बार बार पढ़ोगे याद अपने आप हो जाएगा, और हर दिन एक स्टोरी पढ़नी है। 2 आदत अपनी डाल दो परमानेंट, है ना। अगले 3-4 महीने तक अगर तुमने इस चीज़ को फॉलो किया तो आप देखोगे कि आपको इसमें कॉन्फिडेंस ला दूंगा। भले ही बोलने में कॉन्फिडेंस तुम्हारा आया नहीं है मेरा, पर इस इंग्लिश समझने में और उसका आंसर करने में कॉन्फिडेंस ला दूंगा।